So guys, today we are going to study about apoptosis extrinsic pathway, and also we are going to learn about the mechanism of apoptosis. We have already learned about apoptosis intrinsic pathway, that is also mitochondrial pathway. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए apoptosis क्या होती है. तो it is a energy dependent biochemical mechanism of programmed cell death. ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं. दो पाथवे हैं जिसमें हम सेल को प्रोग्राम्स डेथ दे सकते हैं. एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है, दूसरा इंट्रिंसिक और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है. ये पाथवे कौन से एंजाइम्स पे डिपेंडेंट होते हैं? तो एक कैस्पेसीज एंजाइम के कॉम्प्लेक्स होता है, उस पे डिपेंडेंट पाथवे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं mechanism of apoptosis. तो it is highly complex and regulated, involving an energy dependent cascade of molecular events. ठीक है, तो ये दोनों कैस्पेसीज डिपेंडेंट पाथवे हैं जो हमने लास्ट में देखे थे. ये दोनों पाथवे कैस्पेस एंजाइम्स पे डिपेंडेंट हैं. कैस्पेसीज क्या होता है? वो प्रोटीओलाइटिक एक्टिविटी रखता है और उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज. ठीक है, उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक थिंग होती है उसमें, वो एक सिस्टीन रेजिड्यू रखते हैं अपनी कैटालाइटिक साइट पे, और वो प्रोटीन्स होती हैं आपकी सेल्स की प्रोटीन, जहाँ पे वो टारगेट प्रोटीन जहाँ वो किल करने जाते हैं कैस्पेसीज एंजाइम, उसकी सी टर्मिनल पे एस्पार्टेट रेजिड्यू होता है, वहाँ पे जाके वो कट करते हैं. ठीक है, तो उनमें क्या होता है, सिस्टीन रेजिड्यू होती है उनके कैटालाइटिक साइट पे, और वो अपने टारगेट प्रोटीन के एस्पार्टेट रेजिड्यू जो सी टर्मिनल पे होता है वहाँ पे जाके कट करते हैं. ठीक है, अब हम बात करें कैस्पेसीज के टाइप्स. दो तरह के होते हैं. एक होता है टोटली अभी तक 12 कैस्पेसीज एंजाइम्स नोन है, लेकिन यहाँ पे हम टाइप्स देखें मेनली तो इनिशियर कैस्पेसीज हो सकते हैं, दूसरा एक्सक्यूशनर कैस्पेसीज हो सकते हैं. इनिशियर कैस्पेसीज वो होते हैं जो कि सेल्स को प्रोसीड करेंगे, ठीक है, एपोप्टोसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, जबकि एक्सक्यूशनर कैस्पेसीज होते हैं जो सेल में लास्ट कैस्पेसीज होते हैं जो सेल को डेथ करने के लिए आए हैं. तो इसमें 2, 8, 9, 10 आपको याद रखनी है इनिशियर कैस्पेसीज, जबकि एक्सक्यूशनर दैट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डेथ, उसमें कैस्पेसीज 3, 6 और 7 आते हैं. ठीक है, और ये मोस्टली मैमल्स में बात कर रहे हैं हम. अब हम देखते हैं प्रोसेस कैसे करते हैं कैस्पेसीज. तो सबसे पहले आपकी इनिशियर प्रो कैस्पेसीज आएगा. प्रो यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है, फिर वो रिक्रूट करेगा, कैस्पेसीज फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर वो रिक्रूट करेगा एक्सक्यूशनर प्रो कैस्पेसीज आने के लिए. तो प्रो इनएक्टिव फॉर्म है, वो एक्टिव फॉर्म यानी कि एक्सक्यूशनर कैस्पेसीज में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे आपकी टारगेट सेल्स में 100 से ज़्यादा प्रोटीन को इंड्यूस करते हैं, क्लीव करते हैं, ताकि एपोप्टोसिस शुरू हो सके. इनका टारगेट होता है न्यूक्लियर लेमेंस, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, गोल्जी मैट्रिक्स, साथ में ये जो डीएनएज होता है उसे भी इनहिबिट करते हैं. ठीक है, डीएनए शुरू हो जाएगा तो डीएनए का जो खंडन है क्लीव होना शुरू हो जाएगा. अब रिजल्ट ऑफ कैस्केड एक्टिविटी यानी कि कैस्पेस एंजाइम जो एक्सक्यूशनर अपना काम करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग होनी शुरू हो जाएगी प्रोटीन्स की, एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. साइटोस्केलेटल है जो कि सेल को शेप और स्ट्रक्चर है मोटर प्रोटीन से मिलकर बना होता है, सेल्स में मूवमेंट होते हैं वो सारे साइटोस्केलेटल करवाता है, चाहे वो आपके म्योसिस हो, माइटोसिस हो, उसमें भी सेल डिवीजन में भी साइटोस्केलेटल मैन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है. तो वहाँ पे उन्हें डिग्रेड कर देंगे तो सेल की कई सारे फंक्शंस किल हो जाएंगे. साथ में न्यूक्लियर प्रोटीन्स उन्हें डिग्रेड कर देता है, और लास्ट में ये सारे सेल को डेथ होने के बाद में वो फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा उसे अपटेक कर लिया जाता है. तो ये कैस्पेसीज एक्टिविटी हो गई. अब देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो ये आपकी टारगेट सेल है, ठीक है, और ये टारगेट सेल्स है जो इन्फेक्टेड है और इसे किल करना है. ठीक है, और ये किलर लिम्फोसाइट है, टी सेल लिम्फोसाइट्स.
टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट सेल्स पे होता है आपका फैटी एसिड सिंथेटिक लिगेंड, जिसे आप बोलते हो डेथ लिगेंड। वो टारगेट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर होते हैं, डेथ रिसेप्टर, फैटी एसिड सिंथेटिक रिसेप्टर, उनके साथ में इंटरेक्शन करता है और इस इंटरेक्शन से एक एडेप्टर प्रोटीन फैटी एसिड सिंथेटिक डेथ डोमेन प्रोटीन, जिसे आप बोलते हो शॉर्ट में FADD प्रोटीन, यहाँ पे एक्टिवेट होती है। ठीक है, इस एडेप्टर प्रोटीन में दो पार्ट आप देख सकते हो, डेथ इंड्यूसिंग डोमेन है, दूसरा डेथ डोमेन है। ये जो प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है, ये कैसे एक्टिवेट हुई है, इसमें डेथ रिसेप्टर और आपके फैट प्रोटीन के डेथ रिसेप्टर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डेथ रिसेप्टर, इनके बीच में इंटरेक्शन से आपकी डेथ इंड्यूसिंग एडेप्टर प्रोटीन यहाँ पे एक्टिवेट हुई है। और इसका मेन फंक्शन होता है डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, यानी डिस्क का क्रिएशन करवाना, जिसे आप बोल सकते हो प्रोकैस्पेसिस 8। प्रोकैस्पेसिस 8 आ गया तो वहाँ पे वो कैस्पेसिस 8 रिक्रूट करेगा। उसके बाद में आपके एक्सक्यूशनर कैस्पेसिस प्रोकैस्पेसिस 3 आएगा, फिर वो रिक्रूट करेगा कैस्पेसिस 3 और सबसे लास्ट में आपके एपोप्टोसिस सेल डेथ हो जाएगा। तो कैस्पेसिस की एक्टिविटी मैं बता चुका हूँ। अब लास्ट में कैस्पेसिस रुकेगा कैसे, तो वो एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं सी फ्लिप, तो वो फैट प्रोटीन और कैस्पेसिस 8 पे जाके बाइंड कर देता है और उन्हें इनएफेक्टिव कर देगा। तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो आपकी एपोप्टोसिस नहीं होगी, क्योंकि एपोप्टोसिस का होना भी, बंद होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये एक्सटेंसिव पाथवे है बेसिक सा। तो वापस से देखते हैं एक्सटेंसिव पाथवे। किलर लिम्फोसाइट के जो डेथ लिगेंड है वो टारगेट सेल के डेथ रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेंगे और एक प्रोटीन एडेप्टर प्रोटीन, जिसे बोलते हैं फेस एसोसिएटेड डेथ डोमेन प्रोटीन, सिंथेसाइज होगी। इसमें आप दो डोमेन देख सकते हो, ये डेथ डोमेन है, ये डेथ इफेक्टर डोमेन है। और फैट प्रोटीन के सिंथेसाइज होने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स डिस्क कॉम्प्लेक्स डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स रिक्रूट किया जाएगा और इसके बाद में आपकी कैस्पेसिस 8 और सबसे लास्ट में आपके एक्सक्यूशनर कैस्पेसिस आ जाएंगे, जो एपोप्टोसिस सेल का कर देंगे, यानी कि सेल डेथ कर देंगे। सेल डेथ को रोकेंगे कैसे हम, सी फ्लिप प्रोटीन आएगी और कैस्पेसिस 8 और प्रो कैस्पेसिस 8 पे जाके बाइंड करके उन्हें इनइफेक्टिव कर देंगे। तो आपका जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है वो वहाँ पे रुक जाएगी। इट विल बी ऑल फॉर एपोप्टोसिस इंट्रांसेंसिंग पाथवे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। हाँ, तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कैस्पेज डिपेंडेंट इंट्रिंसिक पाथवे, यहाँ पे जैसे बोलते हो आप माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। तो कैस्पेज क्या है, किलिंग ऑफ ए सेल। तो सेल के अंदर हम ये इंट्रिंसिक पाथवे देखेंगे जो कि इनिशिएट किया जाता है इंट्रासेलुलर सिग्नल के द्वारा, और जो एक्सटेंसिंग पाथवे है वो इनिशिएट किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के द्वारा। तो मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे, उसी तरह से ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर स्ट्रक्चर में आपको साइटोक्रोम C मिलेंगे। तो किस तरह से यहाँ पे इनिशिएशन होगा एपोप्टोसिस प्रोसेस का वो देखते हैं। जैसे ही स्टिमुलेशन मिलता है एपोप्टोसिस का, तो यहाँ पे आउटर सेल्स की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे बोलते हैं आप माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है, तो जैसे इस सिग्नल्स के द्वारा एपोप्टोसिस जो प्रोटीन होती हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, उनके द्वारा इससे साइटोक्रोम C को इनर मेम्ब्रेन से यहाँ से रिलीज किया जाता है और सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे ये साइटोक्रोम C आ जाते हैं। अब सेल के आपके साइटोप्लाज्म में पहले से ही वहाँ पे होता है APEF1, APEF यानी कि एपोप्टोसिस प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो साइटोक्रोम C इसके साथ में बाइंड करेगा। उस बाइंडेशन के लिए एनर्जी जो चाहिए कि वो ATP के हाइड्रोलेशन के द्वारा वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे ही बाइंड करेंगे, जैसे ये क्रिस्टी में साइटोक्रोम C मिल रहा है और वो रिलीज़ हो रहा है, ये जो प्रोसेस है रिलीज़ होने की ये कि अननोन है, अभी पोर्ट्स के द्वारा होता है, किस तरह से होता है। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में यह APEF1 के साथ में बाइंड करेगा, अब APEF1 का
क्रोम सी के साथ में जो मिक्सर होता है वो 7 जो इस टाइप का जो मिक्सचर है वो 7 स्ट्रक्चर मिल के बनाते हैं आपके एपोप्टोसोम। इस स्ट्रक्चर को एपोप्टोसोम वहाँ पे रिक्रूट करता है आपके इनिशिएटर और कुछ इफेक्टर और या फिर एक्सक्यूशनर के स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिक्रूट करता है प्रोकैस्पेसिस 9 को। प्रोकैस्पेसिस 9 दो तरह के आपके स्पीसीज देखेंगे एंजाइम्स में। एक होता है एक्सक्यूशनर के स्पीसीज जो कि डायरेक्टली डेथ करता है, एक होता है इनिशिएटर के स्पीसीज जिसमें प्रो लगा होता है, वो इनिशिएटर होता है। ठीक है, तो प्रोकैस्पेसिस 9 है वो एक्टिवेट करेगा कैस्पेसिस 9 को, फिर प्रोकैस्पेसिस 3 है वो एक्टिवेट करेगा कैस्पेसिस 3 को। तो लास्ट में आपका कैस्पेसिस 3 है वो जाके सेल को डेथ कर देगा। तो यहाँ पे APF1 के साथ में साइटोक्रोम C के 7 स्ट्रक्चर मिलके यहाँ पे आपको देती हैं एपोप्टोसोम, और ये एपोप्टोसोम रिक्रूट करता है प्रोकैस्पेसिस 9 को, फिर कैस्पेसिस 9, फिर आपके प्रोकैस्पेसिस 3, उसके बाद में कैस्पेसिस 3। तो ये बात भी चलता है। तो इसमें आपके जो प्रोटीन्स काम में आती हैं स्टिमुलस देने के लिए, वो आपको BCL2 फैमिली प्रोटीन्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। BCL यानी कि बी सेल लिम्फोवा। लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की आपने पढ़ी होंगी इम्यूनिटी में, बी सेल और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो BCL2 फैमिली है और वो प्रोटीन इंट्रिंसिक पाथवे में वर्क करती है। तो 2 तरह के यहाँ पे आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे इसके। एक होते हैं एंटी एपोप्टोसिस मेंबर्स जो कि इस प्रोसेस के एंटी होते हैं यानी कि इसे स्टॉप करेंगे, जो कि दूसरे होते हैं प्रो एपोप्टोसिस मेंबर्स जो कि शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं इस पाथवे को। अब इसके आपको एग्जाम्पल डायरेक्ट याद रखने हैं जो कि नेट एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे एंटी एपोप्टोसिस मेंबर्स में आपके BCL इटसेल्फ है, BCL2, BCL-XL और BCL-B। उसी तरह से जो प्रो एपोप्टोसिस मेंबर हैं BCL2 के, उसमें आते हैं आपके बैक्स, बैड और BI के। तो इनके आपको एग्जांपल याद रखना। अब उसमें पूछ लिया बैक्स BCL2 फैमिली में क्या काम करता है, तो इंट्रिंसिक पाथवे में शुरू करवाता है उसे प्रो एपोप्टोसिस मेंबर से। BCL2 क्या करता है, वो बंद करवाता है इंट्रिंसिक पाथवे को। वे पाथवे में इनके बारे में जो फैमिली है उनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब प्रो एपोप्टोसिस में जो प्रोटीन होती हैं BCL2 प्रोटीन होती है, उसकी सब फैमिली देखते हैं। जैसे BH1 to 3 होती है, दूसरी होती है BH3 ओनली प्रोटीन्स। ठीक है, हमने प्रो एपोप्टोसिस मेंबर्स देखे, एंटी एपोप्टोसिस मेंबर्स देखे। एंटी एपोप्टोसिस मेंबर्स जो कि एपोप्टोसिस को रोकते हैं, उसमें आपके था BCL2, BCL-XL, BCL-B। ठीक है, लेकिन हमें एलेबोरेट करेंगे और ज़्यादा डेप्थ में हमें वो प्रो एपोप्टोसिस मेंबर्स हैं जो कि इंट्रिंसिक पाथवे को इनिशिएट करते हैं। तो इसमें आपको 2 सब फैमिली मिलेंगी, BH1 to 3, दूसरी होती है BH3 ओनली प्रोटीन्स। BH1 to 3 में एग्जांपल हैं इस प्रोटीन्स के, जैसे बैक्स है, बैक है। दूसरा BH3 ओनली प्रोटीन्स पे आपके आते हैं बेड, BIM, BIK, पूमा, नोक्सा। तो इसमें आपको एग्जांपल याद रखें, पूमा, नोक्सा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इनका जो फंक्शंस है वो हम देखते हैं। तो BH1 to 3 है, इसके प्रोटीन्स के मेंबर हैं वो डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन पे जाके साइटोक्रोम C रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, लेकिन BH3 ओनली प्रोटीन्स के जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली नहीं जाएंगे, इनडायरेक्टली वर्क करेंगे। यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनका फंक्शंस देखें हम, तो ये जो एंटी एपोप्टोसिस प्रोटीन थी उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वहाँ पे एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट की जा सके, या फिर ये एक्टिवेट करते हैं बैक्स और बैक को। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन है, बेसिकली इनका फंक्शन है न्यूट्रलाइज करना एंटी एपोप्टोसिस जो मेंबर्स हैं उन्हें, ताकि BH1 to 3 है वो इनिशिएट होकर अपना काम ख़त्म कर दे। ठीक है, तो बेसिकली इनका इनडायरेक्टली वर्क यही है, और डायरेक्टली वर्क आप देख सकते हो BH1 to 3 को इनिशिएट करना। हम स्टिमुलस देखते हैं किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो देखिए, जब भी एपोप्टोसिस का स्टिमुलस नहीं मिला होता है तो किस तरह से वर्क किया जाता है। एपोप्टोसिस का कोई भी वहाँ पे इनिशिएशन नहीं आ रहा है सेल्स को, तो BCL2 प्रोटीन से जो हमने एंटी एपोप्टोसिस प्रोटीन्स के मेंबर पढ़े थे वो इनहिबिट कर देते हैं आपके बैक्स और बैक को, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में। ठीक है, जो कि इनहिबिट कर देता है आपके प्रो एपोप्टोसिस जो प्रोटीन्स हैं उन्हें। तो बेसिकली जब एब्सेंस है, स्टिमुलेशन नहीं आया एपोप्टोसिस का, तो BCL2 प्रोटीन्स इनहिबिट करेंगे प्रो एपोप्टोसिस प्रोटीन्स को, जो कि मेनली BH1 to 3 प्रोटीन्स होते हैं, बैक्स और बैक। ठीक है,
अब इन्हें इनहिबिट कर दोगे तो वहाँ पे किसी टाइप का एपोप्टोसिस होगा ही नहीं। और प्रेजेंस में क्या होता है एपोप्टोसिस का, जब आपको स्टिमुलस आ चुका है तब वहाँ पे BH3 प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो एक्टिवेट हो गई तो हमने उसका फंक्शन पढ़ा हुआ है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एंटी एपोप्टोसिस प्रोटीन्स को, जिसमें BCL2 के मेंबर्स आते हैं, ठीक है, और एपोप्टोसिस को शुरू करवा देगा। और यह डायरेक्ट भी काम कर सकता है, डायरेक्ट भी आउटर मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करके वहाँ साइटोक्रोम C को रिलीज करवा सकता है। तो आपको बेसिकली प्रो एपोप्टोसिस और एंटी एपोप्टोसिस में जो एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं। एंटी एपोप्टोसिस का वर्क होता है वहाँ पे इन्हें इनहिबिट करना, ये जो प्रोटीन्स के मेंबर हैं इन्हें इनहिबिट करना ताकि इंट्रिंसिक पाथवे कंप्लीट नहीं हो पाए। अब जैसे ही स्टिमुलस आता है तो इनका वर्क होता है इन्हें इनहिबिट करना, इनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो एपोप्टोसिस जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। हमने देखा था अब प्रोटीन्स में सब फैमिलीज़ हैं, जैसे BH123 है, BH3 ओनली प्रोटीन्स है, ये मेन फंक्शंस है इसका आपका साइटोक्रोम C रिलीज़ करवाना, जबकि इसका फंक्शंस है इसे इनिशिएट करवाना, साथ में ही एंटी एपोप्टोसिस प्रोटीन्स को इनहिबिट करना, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली इंट्रिंसिक पाथवे में वर्क कर रहा है, जबकि डायरेक्टली BH123 वर्क कर रहा है, तो आपको याद रखना है। अब बैक्यूलो वायरस था, जो इंसेक्ट वायरस होते हैं उसमें ही इंट्रेंस जो IAP प्रोटीन होते हैं वो सर्च किए गए थे, जिनका मेन फंक्शन होता है एपोप्टोसिस को इनहिबिट करना, इनहिबिट एपोप्टोसिस प्रोटीन्स। तो ये भी कुछ अलग फैक्टर हैं जो कि एपोप्टोसिस को वहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये किसमें सबसे पहले ये बैक्यूलो वायरस में इंसेक्ट वायरस है उसमें सर्च किए गए थे। तो ये था आपका इंट्रिंसिक पाथवे, यहाँ पर आप बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, जो कि हमने देखा एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें सबसे पहले आप इनर मेम्ब्रेन से साइटोक्रोम C रिलीज़ करवाएंगे और उसी सेल के साइटोप्लाज्म में आपको FF1 फैक्टर मिलता है, एपोप्टोसिस प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, ये C के साथ में बाइंड करेगा इस तरह से, और इसी के साथ स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलके एपोप्टोसोम बनाएंगे। और ये जो मिलने की प्रोसेस है, इस टाइप की स्ट्रक्चर की प्रोसेस को बनाने के लिए वहाँ पे एनर्जी DATP के हाइड्रोलाइसन से आएगी, ठीक है। और ये एपोप्टोसोम है सेल में ये रिक्रूट करता है प्रोकैस्पिसिस 9 को, फिर ये चेंज होगा कैस्पिस 9 में, फिर आएगा प्रोकैस्पिसिस 3 और फिर कैस्पिस 3। फिर हमने फैमिली देखी BCL2 फैमिली, जिसमें एंटी एपोप्टोसिस मेंबर्स होते हैं जो कि एपोप्टोसिस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, जबकि प्रो एपोप्टोसिस मेंबर्स हैं वो इनिशिएट करते हैं। और हमने यहाँ देखा प्रो एपोप्टोसिस में भी सब फैमिलीज होती हैं BCL2 प्रोटीन की, एक होती है BH123, दूसरा होता है BH3 ओनली प्रोटीन्स। तो BH3 ओनली प्रोटीन्स का मेन वर्क होता है न्यूट्रलाइज करना या फिर इनहिबिट करना एंटी एपोप्टोसिस प्रोटीन्स को, या फिर इसका वर्क होता है BH123 को इनिशिएट करना। और BH123 बैक्स और बैक इसका मेन फंक्शन होता है साइटोक्रोम C को रिलीज करवाना, ताकि आपकी एपोप्टोसिस प्रोसेस हो सके। हमने स्टिमुलस देखे किस तरह से एब्सेंस में वर्क होता है, किस तरह से अगर प्रेजेंस स्टिमुलेशन होता है एपोप्टोसिस का तो किस तरह से वर्क होता है। साथ में हमने अलग प्रोटीन फैक्टर पढ़ा जो कि इंसेक्ट वायरस में देखने को मिलता है, इनहिबिटरी एपोप्टोसिस प्रोटीन फैक्टर। ये था आपकी इंट्रिंसिक पाथवे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे, और साथ में कैस्पिसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होती है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे।